फिल्म की शुरुआत होती है 2011 के सैटेलाइट रिपे मिशन से, जिसमें ईगल नाम के स्पेस शटल को स्पेस में भेजा गया था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट गए थे। इन तीनों का नाम था ब्रायन, मार्कस और जो। ब्रायन और मार्कस स्पेस शटल को बाहर जाकर रिपेयर कर रहे होते हैं और जो शटल के अंदर से इनको कमांड दे रही थी। सैटेलाइट रिपेयर करते समय मार्कस ब्रायन के पीछे से एक अजीब सी चीज़ आते हुए देखता है। मार्कस ब्रायन को इस बारे में बताता है, तब ये चीज़ स्पेस शटल से टकरा जाती है। ये जो स्पेस शटल से टकराती है उसे ये लोग स्वॉर्म कहते हैं। स्वॉर्म के टकराने की वजह से शटल तेज़ी से घूमने लगता है। इसी वजह से शटल के अंदर जो बेहोश हो जाती है और मार्कस कहीं स्पेस में खो जाता है। ब्रायन के स्पेस शटल से बंधे होने के कारण वो बच जाता है। ब्रायन अब किसी तरह शटल के अंदर आता है और मार्कस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अब ब्रायन किसी तरह शटल को कंट्रोल में लाता है और जो को भी होश में लाता है। तभी वो नोटिस करता है कि जिस चीज़ ने उन पर हमला किया था वो मून की तरफ जा रहा है। अब ये दोनों अर्थ पर आते हैं। अर्थ पर ब्रायन पर इन्वेस्टिगेशन बैठती है उसी हादसे के कारण, क्योंकि कोई भी इस हमले पर बिलीव नहीं करता। वो सोचते हैं कि मार्कस की मौत मेट्रॉइड के टकराने से और ह्यूमन एरर से हुई है, इसलिए वो ब्रायन को जॉब से निकाल देते हैं। ब्रायन इस हादसे को सह नहीं पाता, इसलिए वो अकेले रहना शुरू कर देता है। अब देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं। अब हम कैलिफोर्निया में केसी हाउसमैन को देखते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के ऑफिस में घुसकर उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने आप को ईमेल करता है। वहाँ से निकलकर वो सीधा अपने जॉब पर चला जाता है। यहाँ पर वो अपनी ईमेल को चेक करता है, उसे ये डॉक्यूमेंट मिलता है। वो इन्हें पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से अलग हो रहा है। अगर मून इसी तरह अपना रास्ता चेंज करता रहेगा तो अर्थ को बहुत नुकसान होगा। इसलिए केसी अपनी डिस्कवरी नासा में बताने की कोशिश करता है, लेकिन नासा की रिसेप्शनिस्ट इसे प्रैंक कॉल समझकर फ़ोन रख देती है। अब हम जो को अपने बेटे और मेट कैली के साथ देखते हैं। कैली एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट है, ये इन्हीं के साथ रहती है। जो को अब नासा की तरफ से अर्जेंट फ़ोन आता है। जो अब जल्दी से नासा पहुँचती है। यहाँ उसकी टीम उसे बताती है कि मून अपने ऑर्बिट यानी अपना रास्ता बदल रहा है और जल्द ही मून अर्थ से टकरा जाएगा। जो ये सुनकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि हमें इतने दिनों से कुछ कैसे पता नहीं चला। अब हमें केसी को दिखाया जाता है। केसी की नज़र एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें वो ब्रायन की पिक्चर देखता है और वो पढ़ता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, इसीलिए ब्रायन एक स्कूल में स्पीच देने के लिए जाएगा। केसी अब इसी स्कूल में पहुंचता है ब्रायन से मिलने के लिए। तभी हम ब्रायन को देखते हैं। ब्रायन ने अपने घर के लैंडलॉर्ड को कई महीनों का किराया नहीं दिया था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड से बचते हुए स्कूल के लिए निकलता है। लेकिन वो स्कूल आकर देखता है कि केसी ब्रायन बनकर स्कूल में लेक्चर दे रहा है। केसी ब्रायन को आते हुए देखता है तो वो ब्रायन को कुछ डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि मून अपने ऑर्बिट से अलग चल रहा है। लेकिन ब्रायन इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ब्रायन सिक्योरिटी को बुलाकर केसी को वहाँ से निकलवा देता है। यहाँ से जाते हुए केसी अपने सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर गिरा देता है। अब ब्रायन अपने घर पर बैठा होता है, तभी उसकी एक्स वाइफ कैरोलिन का फ़ोन आता है। वो ब्रायन को बताती है कि अपने बेटे सनी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब ब्रायन कैरोलिन के नए पति टॉम से मिलने जाता है। अब ब्रायन और टॉम दोनों कोर्ट रूम में जाते हैं। यहाँ पर सनी की हायरिंग हो रही थी। यहाँ पर ब्रायन जज को सनी की बेल के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जज नहीं मानता और सनी को 2 दिन की जेल की सज़ा देता है। अब ब्रायन टॉम पर गुस्सा होता है और उसे 1-2 बात सुनाकर अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है। बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है और तूफान आने लगता है। अब केसी को दिखाया जाता है जो अपनी सारी डिस्कवरी को इंटरनेट पर डाल देता है। वही दूसरी तरफ नासा में हड़बड़ी मच गई थी, क्योंकि मून अब जल्द ही अर्थ से टकराने वाला था। जो के ऑफिसर ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। तभी वो देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पर इसी बारे में डिबेट चल रही है। किसी ने ये बात लीक कर दी थी। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो अपने घर में अकेला बैठा होता है। तभी वो देखता है कि न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि ग्रेविटी के कारण मून के टुकड़े होंगे और वो टुकड़े अर्थ पर गिरेंगे। तभी वो बाहर देखता है कि बाहर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। अब उसे केसी की बात पर विश्वास होने लगता है। ब्रायन वापस से स्कूल जाता है और केसी के डॉक्यूमेंट को डस्टबिन से उठाता है। इन्हीं पेपर से इसे केसी की वेबसाइट मिलती है। इस वेबसाइट पर ब्रायन को एक वीडियो मिलती है जिसमें केसी कहता है कि जो उसकी थ्योरी पर विश्वास करता है वो उसे होटल में आकर मिले। ब्रायन अब इस होटल में पहुंचता है। यहाँ पर उसे केसी मिलता है। वो केसी से पूछता है कि उसने ये नासा से भी पहले कैसे पता किया। तभी केसी बताता है कि वो बहुत दिनों से मून डिस्टेंस पर रिसर्च कर रहा था।
ताकि वो एक मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट को खोज पाए। मेगा प्लैनेट मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो अंदर से खाली होता है और उसके कोर में एक स्टार होता है और यही स्टार पूरे प्लैनेट को एनर्जी देता है। अब केसी बताता है कि ये मुझे भी नहीं पता था कि मून ही ये मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट होगा। वो आगे बताता है कि मून के स्ट्रक्चर में कुछ हलचल हुई है, इसी कारण से वो अपना पाथ बदल रहा है और ये गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। केसी ब्रायन को अपनी एलियन थ्योरी भी बताता है और वो बताता है कि एलियन इसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब सुनकर ब्रायन हैरान होता है। इनकी ये बात चल ही रही थी तभी बाहर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था और बड़ी बड़ी सुनामी आती है और देखते ही देखते इनका पूरा शहर बहने लगता है और इनके होटल में भी पानी भर जाता है। इसलिए ये किसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा शहर पानी में डूब रहा है। अब हम नासा को देखते हैं जो मून पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए मून पर एक स्पेस शटल भेजते हैं। इस स्पेस शटल पर भी वही स्वार्म हमला करता है। इस स्पेस शटल के सभी लोग मारे जाते हैं जो ये सब लाइव कैमरा से देख रही होती है। नासा के पास अब और कोई चारा नहीं होता। बाहर का माहौल और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। नासा के सभी बड़े ऑफिसर इस मिशन को छोड़कर भागने लगते हैं। बड़े ऑफिसर जो को अपनी पोज दे देते हैं। जो कहती है कि मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। तभी एक ऑफिसर कहता है कि उसे डेनफील्ड से जाकर मिलना चाहिए। डेनफील्ड दरअसल नासा में पहले काम किया करता था और इसके पास नासा के डार्क सीक्रेट के रिकॉर्ड थे। डेनफील्ड आर्मी से सिक्योर जगह पर रहता था। अब जो डेनफील्ड से मिलने जाती है। डेनफील्ड जो को कुछ वीडियो दिखाता है जिसमें वो हमला दिखाई देता है जो स्पेस शटल पर हुआ था। डेनफील्ड जो को बताता है कि अपोलो 11 मिशन के समय मून की ज़मीन पर बहुत अजीब चीज़ों की खोज हुई थी। इन अजीब चीज़ों का कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था और उन्हें मून पर लैंडिंग में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो मून पर आए। तभी एस्ट्रोनॉट ने स्पेस शटल का इंजन बंद कर दिया था, तभी वो मून पर उतर पाए थे और उनका नासा से कांटेक्ट हो पाया। उसी समय एस्ट्रोनॉट ये अनुमान लगाते हैं कि ये किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज होने का कारण वो लैंड नहीं कर पाए थे। आगे डेनफील्ड बताता है कि अपोलो 11 मिशन में वो खुद भी शामिल था। अर्थ पर आने के बाद उसने और उसकी टीम ने इस बारे में नासा को बताने की कोशिश की, लेकिन नासा ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। नासा ने इनको पागल बताकर एक जगह छुपाने के लिए कह दिया। डेनफील्ड बताता है कि मून नेचुरल नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों से काफ़ी एडवांस है। अब जो को उसके एक्स हस्बैंड का फ़ोन आता है जो आर्मी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये जो को बताता है कि वो मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। ये सुनकर जो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे पता है अगर मून पर अटैक हुआ तो अर्थ भी नहीं बचेगी। इस अटैक को रोकने के लिए सभी ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है। जो इस अटैक को रोकने के लिए कहती है, लेकिन जो की बात कोई भी नहीं सुनता। इस मीटिंग में जो का एक्स हस्बैंड जनरल डव भी होता है। ये जो को अपने बेटे जैमी के साथ बंकर में आने के लिए कहता है। अब जो के पास कोई और स्टाफ नहीं होता, इसलिए वो भी हार मान लेती है और अपने बेटे और कैली के साथ डव के बताए हुए बंकर में जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि एक स्पेस शटल म्यूजियम में भी पड़ा है। अब जो तक किसी तरह केसी की डिस्कवरी पहुंच जाती है। वो अपने एक्स हस्बैंड की मदद लेकर उसे ट्रेस करती है और उसे मिलने के लिए हेलीकॉप्टर में उसी होटल में जाती है। यहाँ पर उसे ब्रायन मिलता है जो इसको नासा की टूटी हुई बिल्डिंग में लेकर आती है। जो अब ब्रायन को सारी सिचुएशन बताती है कि क्या हो रहा है। वो ब्रायन को अपने साथ काम करने के लिए कहती है। पहले तो ब्रायन उसे मना कर देता है, लेकिन फिर वो अपनी एक्स वाइफ की फैमिली को सेफ बंकर में पहुंचाने और अपने बेटे सनी को नासा की बिल्डिंग में लाने की शर्त रखता है। जो इस शर्त को मान जाती है। अब एक आर्मी की टीम सनी को जेल से लेने के लिए जाती है। अब जो और ब्रायन स्पेस शटल को म्यूजियम से लेने के लिए जाते हैं। ये स्पेस शटल को नासा में लाते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इनका प्लान ये होता है कि स्पेस शटल की मदद से मून पर जाएंगे और उनका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसे ऑन करके स्वॉर्म को बाहर निकालेंगे। यही स्वॉर्म है जो मून को अपनी एक्सिस से अलग कर रहा है। इस स्वॉर्म पर ये न्यूक्लियर अटैक करेंगे। इसी दौरान सनी भी यहाँ आ जाता है। ब्रायन सनी को देखकर बहुत खुश होता है। अब जो को डव का फ़ोन आता है। डव जो को बंकर में आने के लिए कहता है, लेकिन जो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि उसे मून पर जाना है। वो अपने बेटे कैली और सनी को वहाँ पर भेज देती है। अब केसी, ब्रायन और जो स्पेस शटल को तैयार करने लगते हैं। इसी बीच बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जिससे स्पेस शटल के इंजन में बहुत नुकसान हो जाता है।
अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचता। जो हार मान लेती है और सभी को अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लोग मून को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। मून अब धरती के काफ़ी नज़दीक आ गया था। ब्रायन बहुत नाराज़ होता है कि ये इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। वहीं पर जो बहुत निराश होकर बैठी थी। तभी वो देखती है कि मून की ग्रेविटी बढ़ रही है। ये देखकर केसी और ब्रायन को एक आइडिया आता है कि वो मून की ग्रेविटी के ज़रिए स्पेस में पहुँचेंगे। वो अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंच पाए तो वहां से मून की ग्रेविटी उन्हें खींच लेगी। इनके पास कोई स्टाफ नहीं होता, इसलिए ये तीनों स्पेस शटल में चले जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बड़ी सी लहर पूरे शहर को तबाह करती हुई इनके तरफ आ रही होती है। लेकिन इनके पास समय बहुत ही कम होता है। ये किसी तरह स्पेस शटल में बढ़ते हैं और वो लहर इनके पास आने ही वाली होती है। तभी ये शटल का इंजन स्टार्ट करके अर्थ के ऑर्बिट की तरफ बढ़ जाते हैं। देखते देखते ये अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे मून अपनी ग्रेविटी से इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन स्पेस में छोटे छोटे पत्थर इनके स्पेस शटल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अभी ये मून के उसी बड़े होल के पास पहुंच जाते हैं जहां से स्वॉर्म निकलता था। अब ये मून पर लैंड करते हैं। अब हम अर्थ पर देखते हैं कि कुछ गुंडे सनी की कार को रोक लेते हैं और उसे चोरी करके अपने साथ ले जाते हैं। अब सनी जो के बेटे और कैली को लेकर अपने घर की डायरेक्शन में जाता है। थोड़ी ही देर में ये अपने घर पर पहुंचता है। यहाँ पर सनी अपनी माँ और टॉम से मिलता है और उनके साथ बंकर में जाने के लिए निकलता है। अब ये क्लिनिक से ऑक्सीजन टैंक लेते हैं क्योंकि इनको पता था कि मून अर्थ के बहुत करीब आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकलते हैं और तभी इनके पीछे वही गुंडे फिर से पड़ जाते हैं इनके ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। लेकिन टॉम और सनी इनकी कार को चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम अर्थ पर देखते हैं कि अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो रहा था। अब हम मून पर देखते हैं कि वो तीनों मून के उसी होल के पास जा ही रहे थे। तभी केसी अपने फोन से पिक्चर लेने लगता है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो इस होल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर वापस स्पेस शटल में आ गया था। अब थोड़ी देर के बाद वो स्वॉर्म इस होल से निकलता है और न्यूक्लियर बॉम्ब के पास जाने की बजाय इनके स्पेस शटल की तरफ बढ़ता है। इस स्पेस शटल के बारे में स्वॉर्म को कैसे पता लगा? इन्होंने तो स्पेस शटल को बंद कर रखा था। ये देखकर जो न्यूक्लियर बॉम्ब के रिमोट को तोड़ देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण इस स्वॉर्म को इनके बारे में पता चला था। लेकिन रिमोट टूटने के बाद भी ये स्वॉर्म इनके पास आ रहा था। ये देखकर जो अपने आसपास देखने लगती है। तभी जो को केसी का फोन दिखता है। वो इस फोन को तोड़ देती है। जो जैसे ही इस फोन को तोड़ती है स्वॉर्म वापस उस होल में चला जाता है। ये प्लान फेल होने के बाद ये बॉम्ब को वापस शटल के अंदर रखते हैं और शटल को उसी होल के अंदर लेकर जाते हैं। 20 किलोमीटर होल के अंदर जाने के बाद उनका सैटेलाइट खुद ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। देखते ही देखते वो होल के 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि मून सही में अंदर से एक मेगा स्ट्रक्चर है। जैसे ही शटल का इंजन स्टार्ट होता है तो स्वॉर्म इनके पीछे बढ़ जाता है और इनका शटल एक गेट के अंदर घुस जाता है और वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन वो स्वॉर्म गेट के ऊपर बार बार अटैक करने लगती है। इन्हें पता नहीं चलता कि मून के अंदर ये क्या है। एक अजीब से एटमॉस्फेयर में आने की वजह से ये तीनों बेहोश हो जाते हैं और जो स्वॉर्म इनके पीछे पड़ा था वो इस गेट को नहीं तोड़ पाता। अब जो और केसी होश में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भी वातावरण और ग्रेविटी अर्थ जैसी है। इन दोनों के पास ब्रायन भी नहीं था। अब ये ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो एक वाइट क्लोज रूम में होता है। ब्रायन इस रूम में अपने बेटे को देखता है जब उसका बेटा एक छोटा बच्चा था। अब ब्रायन इसे कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। ये बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मेमोरी पढ़कर एक इंसान का चेहरा बनाया है ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। आगे ये ब्रायन को बताता है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो जाता है। ये बच्चा ब्रायन को बताता है कि करोड़ों साल पहले अर्थ पर इंसान हाईली इंटेलिजेंट थे और उन्होंने स्पेस में काफ़ी सारे आर्टिफिशियल प्लैनेट बना रखे थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मून पर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी बनाया था। वो शांति से अलग अलग प्लैनेट पर रहते थे, लेकिन जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो खुद सेल्फ अवेयर होता गया और उसने अपनी खुद की आर्मी बनाई और वो मिलकर एक स्वॉर्म बन गया।
अब ये अपनी आर्मी के साथ मिलकर इंसानों को मारने लगा। इंसानों ने भी इसे काफ़ी सालों तक युद्ध किया। अलग अलग प्लैनेट से इनकी लड़ाई चल रही थी। समय के साथ साथ इंसानों की एनर्जी और रिसोर्सेज खत्म होते गए और ये अर्थ भी इन्हीं एडवांस इंसानों ने बनाया था और मून भी उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी के लिए बनाया था। इसके बाद इन्होंने अर्थ पर अपना डीएनए डाला ताकि फ्यूचर में रेवोल्यूशन होकर अर्थ पर भी इंसान बच सके। इस युद्ध में एडवांस ह्यूमन मारे गए, लेकिन उन्होंने मून पर ये एडवांस इंटेलिजेंस जगह बना दी थी और उसके बाहर गेट बना दिया था। लेकिन स्वॉर्म को यहाँ का पता चल जाता है और वो हमें मारने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू हमले कर रहा है। अब ये स्वॉर्म चाहता है कि मून को अर्थ से टकरा दे ताकि अर्थ और मून दोनों खत्म हो जाए। अगर इंसानों को बचाना है तो उन्हें स्वॉर्म को मारना होगा। अब ये एडवांस इंटेलिजेंस के लोग उस न्यूक्लियर वेपन और स्पेस शटल को रिपेयर करते हैं। इसके बाद ब्रायन उस रूम से बाहर आता है और जो और केसी से मिलता है और ये सब बातें इन्हें बताता है। ये कहता है कि मून को अपने ऑर्बिट में लाने के लिए हमें स्वॉर्म को मारना होगा। अब हम अर्थ देखते हैं जहाँ पर आर्मी मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली थी। तभी डव इन सबको रोक लेता है। वो कहता है कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी जो वहीं पर है। अब अर्थ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। ऑक्सीजन टैंक भी खत्म होते जा रहे थे और ऑक्सीजन टैंक खत्म होने के कारण टॉम भी मारा जाता है। अब हमें स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पर केसी, ब्रायन और जो इस होल से बाहर जाने लगते हैं। इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है। ब्रायन न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ स्वॉर्म के पास जाने के लिए कहता है। केसी और जो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब केसी खुद चुपचाप न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर स्वॉर्म के पास जाता है। ब्रायन उसे ऐसा करने से मना करता है तो केसी उसे कहता है कि उसकी माँ को उसकी बहादुरी की कहानी बताना। केसी अब बॉम्ब लेकर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल जाता है। अब स्वॉर्म इसके चारों तरफ घूमने लगता है। तभी केसी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में स्वॉर्म मारा जाता है। अब स्पेस शटल इस होल के बाहर आता है। तभी जो और ब्रायन देखते हैं कि मून अर्थ से टकराने ही वाला था। जैसे ये होल से बाहर आते हैं ये अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। स्वॉर्म के मरने के बाद मून और अर्थ का डिस्टेंस बढ़ने लगता है और इसी तरह कुछ घंटों में सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन बाद हम उनके उसी एडवांस इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर में केसी को देखते हैं। केसी यहाँ पर अपनी माँ और कुछ लोगों के साथ होता है। वहाँ के लोगों ने उसे बचा लिया था। केसी अब अपना सारा नॉलेज यहाँ के लोगों के साथ शेयर करता है ताकि वो भी पहले की तरह एडवांस बने और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।